जिन्ना हाउस लाहौर पर 9 मई को होने वाले हमले की तहकीकात के लिए आज साबिक वजीर आज़म इमरान खान को मुश्तरका तहकीकाती टीम ने लाहौर के किला गुज्जर पुलिस हेडक्वार्टर्स में तलब किया था। ताहम वो तो खुद तो पेश नहीं हुए, लेकिन अपनी कानूनी टीम के जरिए उन्होंने अपना तहरीरी जवाब ज़रूर जमा करा दिया। इमरान खान को सर्वर रोड थाने में दर्ज मुकदमे में पूछगछ के लिए तलब किया गया था, जिसमें उन्हें 9 मई के हमला आवरों की मुबैना हौसला अफजाई के इल्ज़ाम में नामजद किया गया है। इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में लिखा कि JIT का नोटिस कल मौसूल हुआ, जिसके जवाब के लिए मोहलत नहायत महदूद थी। पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुझे आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत और हाई कोर्ट्स में पेश होना था। अपने जवाब में इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी को लाहक खतरात की मौजूदगी में गैर ज़रूरी नकलो हरकत की बजाय सवालनामा या जमान पार्क से बजरिया वीडियो लिंक तहकीकात में शमूलियत की दरख्वास्त की है। उनका मजीद ये कहना था कि मामले पर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पहले ही जमानत दे चुकी है। JIT ने वकला के जरिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तहरीरी जवाब कबूल करने से ही इनकार कर दिया। अपने खिलाफ लगने वाले इल्ज़ामात का दिफा करते हुए इमरान खान ने एक बयान में 9 मई के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुलव्विस मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा देने और वाक़े की जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 9 मई के हमलों का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हुए कहते हैं कि पुरतशद्दुद वाक़यात के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। पंजाब पुलिस ने जियो फेंसिंग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके करीबी साथियों ने मुबैना तौर पर लाहौर में जिन्ना हाउस और दीगर इमारतों पर धावा बोलने की कोशिश में मुआवनत की। ख्याल रहे कि 9 मई के वाक़यात पर हुकूमत पंजाब ने 53 मुख्तलिफ JITs तश्कील दी थीं, जबकि इमरान खान थाना सर्वर रोड, शादमान और रेस कोर्स समेत दीगर थानों में दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। इमरान खान के अलावा PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद भी 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा, डिप्टी ब्यूरो चीफ, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन आपका। हसन, इमरान खान साहब ने जो आज जवाब दिया, JIT में पेश ना होने का उज़्र बयान किया। उन्होंने कहा कि एक तो उनकी मसरूफियात हैं, दूसरा ये कि उन्हें बहुत देर से नोटिस मिला तलबी का, तो तैयारी के लिए उनको वक्त चाहिए था। तो मुनासिब जवाब था ये इमरान खान का? देखें, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको भी तलब करे उनका जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनके सामने पेश होकर उनके सवालात के जवाबात दे। इमरान खान पर जो है संगीन इल्ज़ामात हैं। वो ये कि जो सानिया 9 मई हुआ, जिन्ना हाउस पर हमला, अस्करी टावर और तोड़ फोड़ के 3 मुकदमात लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए और कुछ जो कॉल्स हैं, 8 मई को 154 कॉल्स और 9 मई को 215 कॉल्स जो हैं वो ट्रेस हुई हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान जो राब्तों का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ये दावा कर रही है कि जियो फेंसिंग के ज़रिए और दीगर जो मामला किए हैं उनके ज़रिए उनके पास ये मालूमात हैं और इमरान खान को हर ज़रूरत पेश होना है। लेकिन इमरान खान पहले भी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी दीगर मामलात में, तो उस वक्त इमरान खान पेश नहीं हुए थे और उनका यही ख्याल था कि वो टीम मेरे पास आए जमान पार्क और यहाँ आकर तफ्तीश करे, क्योंकि वो ये जो है वो मामला सामने रखते हैं कि शायद उनकी जो है ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक है। जब वज़ीराबाद वाला मामला हुआ और अभी भी उनको खदशात है कि उन पर अटैक किया जा सकता है, जिसको वो जवाज़ बनाकर वो ये कहते हैं कि क्योंकि मुख्तलिफ अदालतों में मुझे आज जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो टीम उनके पास आए और फिर उनके साथ जो है वो ताउन करने को तैयार है। लेकिन JIT के जो सरबराह हैं और बाकी जो ज़िम्मेदारान हैं, हुकाम से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि ये तरीक़ाकार नहीं है। इमरान खान या जो भी हो वो उसको कमेटी के साथ ताउन करते हुए यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर हम सवालात और कुछ शवाहिद दिखाकर उनसे जवाबात लेने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक, पंजाब पुलिस इसमें जियो फेंसिंग रिपोर्ट का हवाला दे रही है कि जियो फेंसिंग, मगर इमरान खान तो उस वक्त गिरफ्तार थे, यकीनन फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, तो ये जियो फेंसिंग के हवाले से इमरान खान साहब इस दायरे में कैसे आती हैं? इसके बारे में कुछ इत्तलात हैं? देखिए, पुलिस हुकाम और दीगर जो इस पर काम कर रहे हैं वो हुकाम ये दावा करते हैं कि गिरफ्तारी से कबल जो इमरान खान के जो इन रहनुमाओं के दरमियान जो राब्ते हुए हैं,
जिसमें अगर देखा जाए तो हमाद अजहर, यास्मीन राशिद से 41 कॉल्स हैं, हमाद अजहर से 10 कॉल्स ट्रेस हुई हैं, महमूद रशीद से 75 कॉल्स हैं, एजाज चौधरी से 50, मुराद राज 23 और इनके माबैन के दरमियान और फिर इनके रहनुमाओं के दरमियान जो रातें हुए, जिसमें कहा जा रहा है उनके मुताबिक जो कॉल ट्रेस हुई हैं कि वहाँ पर पहुँचे, जो डायरेक्शन पर दरामद किया जा रहा है वो गिरफ्तारी से पहले की हैं और फिर गिरफ्तारी के बाद की जो कॉल्स हैं वो रहनुमाओं की आपस के दरमियान है, वो इन कॉल्स का हवाला देते हैं। उनका ये कहना है कि इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि डायरेक्शन इमरान खान की थी, इल्ज़ाम ये लग रहा है, तो इस वजह से उनका ये कहना है कि इमरान खान को इसमें जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया है और जो हुकाम ये इस पर तहकीकात कर रहे हैं, मसूद राजा साहब वो ये दावा करते हैं कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं और किसी भी सूरत जो है वो इमरान खान इसके बगैर नहीं रह सकते, उनको सामने पेश होना होगा, ताकि जब वो पेश होंगे तो उनके सामने शवाहिद रखे जाएंगे कि ये आपकी कॉज हैं, ये आप डायरेक्शंस दे रहे हैं, ये इंप्लीमेंट हो रहा है और यहाँ से ये रहनुमा जो है वो अफराद इकट्ठे करके वहाँ पर ये दावा बोल रहे हैं ताकि वो किसी भी सबूत को नज़रअंदाज ना कर सकें, जिसको जवाज बनाकर वो ये जो है वो मौक़िफ़ अपनाते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मगर आज तो इस JIT ने इमरान खान के जवाब को मुस्तरद कर दिया है, तो अब ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम दोबारा जो है वो इमरान खान को तलब करेगी और फिर उनके सामने अगर फिर भी वो पेश नहीं होते, फिर ये मुमकिन है कि वो टीम एक तश्कील दी जाए और इमरान खान को अदालत के ज़रिए भी बुला सकते हैं और अगर नहीं आते फिर ये मामला गिरफ्तारी की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि जिस पर इल्ज़ामात हैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का असूल ये होता है कि वो तमाम तर बयानात रिकॉर्ड करती है और फिर जो शवाहिद है उसकी रोशनी में कोई अपने जो है वो पाया तकमील तक पहुंचती है। अगर ये पेश नहीं होते तो वो प्री रिपोर्ट तैयार करेंगी और फिर अदालत भी जा सकती हैं, मुतलका हुकाम को भी आगाह कर सकते हैं कि हमें इस जो है शख्स की हमने जो भी मुलज़म है उसके हमें मौक़िफ़ चाहिए और ये एविडेंस है इसके ख़िलाफ़, तो वो उनको फिर हर सूरत पेश होना होता है। फिर इसमें एक नया मुकदमा भी दर्ज हो सकता है कि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ जो है वो ताउन ना करने की बुनियाद पर, और फिर एक नया मामला भी खुल सकता है। लग यही रहा है कि अगर इमरान खान पेश नहीं होते तो शायद मुमकिन हो कि ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पर पहुँचे, उनसे सवालात जवाबात कर सके, लेकिन ये जिस तरह पहले भी एक दफ़ा किया जा चुका है, लेकिन मुश्किल है। जो हुकाम ये बताते हैं कि ये मुश्किल है, इमरान खान को हर सूरत पेश होना पड़ेगा। जिस तरह आप देखें बाकी जो दीगर रहनुमा थे उनको भी बुलाया जा रहा है, उनके भी बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। हसन साहब ये बताइएगा बयान रिकॉर्ड किया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ कितने मुकदमात 9 मई के हवाले से इस वक्त दर्ज हैं? देखिए, अब तक 10 जो है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई हैं और लगभग 3 जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में इमरान खान के खिलाफ जो है एविडेंस जो मेन है, जिना हाउस है, फिर इसी तरह दीगर अस्करी टावर और जो तोड़ फोड़ के जो मामला हैं, 3 तो मुकदमा लाहौर के थानों में दर्ज हैं और जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सुपुर्द किए जा चुके हैं उसमें तो इमरान खान को पेश होना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि 3 अलहदा JITs के सामने इमरान खान को पेश होना होगा, या यही एक JIT है जो तमाम मुकदमात को क्लब कर लिया गया है जिसकी तहकीकात में? देखिए, ये सिर्फ जिना हाउस के हवाले से है और इसको मद्देनजर रखते हुए बाकी मामलात को जो है वो देखा जा रहा है और सवालात के जवाबात की रोशनी में मजीद जो है वो JITs भी इनको तलब कर सकती है कि आपके मामलात, आपकी डायरेक्शन पर ये मामलात हुआ और अगर जो गिरफ्तार किए गए हैं कारकुनान या रहनुमा, अगर वो ये जो है बयान दे देते हैं कि हमने अपने कायद के डायरेक्शन पर हमने ये सारा इक़दाम किया, फिर तो इमरान खान को बाकी JITs के सामने भी पेश होना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला भी इतना सादा नहीं है। इनके खिलाफ एविडेंस है और जो कारकुनान है, जो शरपसंद नासिक गिरफ्तार किए गए हैं, उन्होंने जो बयान दिए हैं उसकी रोशनी में भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम चाहे तो इमरान खान को तलब कर सकती है, उनको गिरफ्तार करके भी ला सकती है कि हमने आपका ये बयान लेने हैं, आपके खिलाफ ये एविडेंस मौजूद है, क्योंकि कानून की रोशनी में तो यही बनता दिखाई देता है। अच्छा हसन साहब, ये भी बताइए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हो गए, एजाज चौधरी हो गए, महमूद रशीद हो गए, तो इनसे भी तहकीकात हो रही हैं, ये भी गिरफ्तार, तो इनसे क्या अभी तक मालूमात हासिल हुई हैं और इनसे जो तहकीकात हैं कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, कुछ अगर ख़वातीन की बात की जाए तो कुछ ख़वातीन तो लाहौर में है और कुछ रावलपिंडी में है, उनको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जा रहा है, किसी किस्म का कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जा रहा जो मेरिट या कानून के बरक्स हो और हर तरह से कानून के मुताबिक तय किया जा रहा है और सवालात जवाबात हैं, कुछ की शनाख्त परेड की जा रही है और कुछ के मामला जो है वो फौजी अदालतों को रेफ़र कर दिए गए हैं उनकी जो है वो उनकी डिमांड पर, और बाकी अगर देखा जाए तो तफ्तीश तो की जा रही है, मुख्तलिफ पहलू में उनके सामने रखे जा रहे हैं, ये आपके खिलाफ एविडेंस हैं, ये आपके खिलाफ जो है वो कॉल्स हैं, ये आपके खिलाफ वीडियो हैं। तो कई तो इतला दिया है कि कुछ जो अभी तक की इतला दी आई हैं कि 7 रहनुमा उन्होंने तस्लीम किया है कि हमें डायरेक्शन आई थी
मुबैना तौर पर जो पुलिस हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि 7 हुकाम ने तस्लीम किया है कि हमें इमरान खान की तरफ से डायरेक्शन आई, जिस पर हमने अमल दरामद किया और कारकुनान को वहां इकट्ठे होने की हदायत की, जिसके बाद ये सारा मामला सामने आया। अगर ये मामला मजीद तूर पकड़ता है और उसके आपस में डॉट जो है वो मिल जाते हैं, तो फिर इमरान खान के लिए आइंदा आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं और रहनुमाओं जो इनके खिलाफ बयानात देते आ रहे हैं वो वादा माफ गुआ भी बन सकते हैं, जिसके मुताबिक आप ये देखा जाए तो तहकीकात, क्योंकि मुख्तलिफ टीमें तहकीकात कर रही हैं, 10 जो GITs हैं वो भी तहकीकात कर रही हैं, पुलिस भी तहकीकात कर रही हैं, फिर मामला फौजी अदालतों को भी सुपुर्द कर दिया गया, वो भी जो है वो तहकीकात करेंगी। तो मामला मुख्तलिफ पहलुओं में जो है वो बढ़ चुका है, तो इसमें तहकीकात होती जाएंगी तो चीज़ें सामने आती चली जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप और वर्ल्ड कप का तनाज़ा मौजूद है। ICC के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव PCB को मनाने के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने नजम सेठी से मुलाकात भी की है। तफसील से बात करते हैं एक ब्रेक। इस साल सितंबर में पाकिस्तान में होने वाले एशिया क्रिकेट कप के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक तनाज़ा चला आ रहा है। भारत पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार नहीं, जबकि पाकिस्तान ने भारत को न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का ऑप्शन भी दिया, जिसे भारत ने मुस्तरद कर दिया। जवाबन पाकिस्तान ने भी इसी साल अक्टूबर में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के भारत में होने वाले मैचेस न खेलने की धमकी दे दी है। इसी पस मंजर में आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और CEO 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। इत्तलात हैं कि इस दौरे का मकसद पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत को यकीनी बनाना है। 2008 के बाद किसी भी ICC सरबराह का ये पहला दौरा पाकिस्तान है, जबकि 2004 के बाद ICC के चेयरमैन और CEO पहली बार एक साथ पाकिस्तान आए हैं। इस हवाले से ये एक गैर मामूली दौरा करार दिया जा रहा है। दोनों ओहदेदारों ने आज PCB के सरबराह नजम सेठी से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में शिरकत से इनकार कर दिया था, जिस पर PCB ने भारत को हाइब्रिड मॉडल तजवीज़ किया, जिसके तहत टूर्नामेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान और बाकी मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की तजवीज़ दी, लेकिन भारत ने यह तजवीज़ तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, जिस पर PCB के सरबराह ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप मैचेस न खेलने का इंदिया दिया था। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान को एशिया कप की मेज़बानी से महरूम करने के लिए भरपूर लॉबिंग कर रहा है। कल होने वाले IPL फाइनल की तकरीब में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान ने शिरकत की। तीनों सरबराहान की BCCI के हुक्काम से मुलाकात हुई, जिसके बाद खबरें आ रही हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल श्रीलंका को मेज़बानी के लिए मुंतखब कर सकती है। याद रहे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह हैं। इस पस मंज़र में ICC के चेयरमैन और CEO की पाकिस्तान आमद एक अहम पेशरफ्त है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा, 2008 के बाद किसी भी ICC सरबराह का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। इस दौरे की अहमियत क्या है, कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा? ये खासी अहमियत का हामिल है मसूद रजा साहब। ये दौरा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि इस दौरे को रखने की वजह भी नजम सेठी साहब है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऐसा रोल प्ले करता है कि किसी तरह भी वर्ल्ड क्रिकेट मुतासिर ना हो। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई है और अमित शाह साहब के साहबजादे जे शाह साहब उनके आने के बाद से, इससे पहले ऐसी सूरत हाल नहीं थी। हम 2005 में उसके बाद भी इंडिया का टूर करने के लिए गए थे। परवेज मुशर्रफ साहब भी गए थे, जिन्होंने मनमोहन सिंह साहब के दौर में जाके मैच देखा था दिल्ली में। उस वक्त मैं भी वहां पर मौजूद था। कामरान खान साहब भी वहां पर आए थे, तो मैं उनके साथ असिस्टेंट हो गया था। तो वो सूरत हाल और ये सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। और इस वक्त बीजेपी की हुकूमत की जो खास तौर पे नजरें जमी हुई है वो अगले साल होने वाले इंतखाबात पर है। अगले साल जो उनके इंतखाबात होने, वो उनका जो एजेंडा रहा है, आप इसको चाहे कुछ भी कहे, हिंदू तवा हुकूमत कह लें या जो भी कह लें, इसकी वजह से जे शाह कोई फैसला नहीं कर पा रहे। जे शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह हैं। मसूद, इससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कमर्शियल और जो फाइनेंशियल कमेटी है उसके भी वो सरबराह हैं। तो जो सालाना आमदनी हो रही है वो तकरीबन $6 मिलियन है।
उसमें से अगर आप देखते हैं तो इंडिया 34% पैसे ले जाता है। पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, इंग्लैंड को क्या मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को क्या मिल रहा है। पाकिस्तान इन सब में ज्यादा मुश्किलात से दो चार था। पाकिस्तान को चौथे नंबर पर पैसे जरूर मिल रहे थे, लेकिन इस चीज को भी नजम सेठी साहब ने उठाया था। आज जो दोनों ऑफिशियल्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस यहाँ मामले की तरफ जरा वापस आती हैं नसीम साहब। पाकिस्तान में ये जो दौरा है आईसीसी के सरबराह का, चेयरमैन का, जो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, तो वो तो पाकिस्तान को सिर्फ मना सकते हैं या कायल कर सकते हैं कि आप वर्ल्ड कप में शिरकत करें, जो कि भारत में हो रहा है और भारत तैयार देंगे न्यूट्रल वेन्यू के लिए। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उससे तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो भारत को कैसे वो मनाएंगे? भारत कैसे तैयार होगा पाकिस्तान में आके खेले या न्यूट्रल वेन्यू पर? वो तो इनकार कर रहा है, तो ये मसला कैसे हल होगा इस तरह? मसूद, बात यह है कि ये कोई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं है या फीफा नहीं है कि 210 ममालिक खेलते हैं। क्रिकेट खेलते ही सिर्फ 10 ममालिक हैं। उसमें अगर देखेंगे आईओसी या फीफा का तो कानून ऐसा है कि हुकूमत मुदाखलत कर ही नहीं सकती, लेकिन भारत की हुकूमत कई मरतबा मुदाखलत कर चुकी है। पाकिस्तान के कई मरतबा होम सीरीज थी जो वो खेलने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो पैसा लेकर आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसकी वजह से उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई और तमाम क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़े होते हैं। ये नजम सेठी साहब का इंस्टेंस है, उन्होंने ही मदऊ किया है। अच्छा, ये जो दोनों ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के आए हुए हैं, एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि 4 मुल्क टेस्ट प्लेइंग नेशन और अब 5वां मुल्क भी शामिल गया अफगानिस्तान, तो 10 में से 5 मुल्क का ताल्लुक एशिया से है। एशिया को इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट से अलहदा करा ही नहीं जा सकता। नजम सेठी साहब ने खास तौर पे दोनों ऑफिशियल्स को कहा था, आईसीसी से कहा था कि आप मुदाखलत करें, क्योंकि अगर एशियन ठीक है, मगर मैं ये समझना चाह रहा हूँ नसीम साहब कि वो दोनों ऑफिशियल्स आ गए पाकिस्तान, अब उनकी मुदाखलत से क्या ये मसला हल हो सकता है? उनके बस की बात है? उन्हीं के बस की बात है, उन्हीं को बुलाया ही इसीलिए गया है। देखिए, अगर आप सच्चाई से पूछेंगे तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बीसीसीआई के सामने बैठी होती है, उनकी भी कोई बहुत ज्यादा ताकत दिखाई नहीं देती, क्योंकि 75% रेवेन्यू क्रिकेट का इंडिया से आता है, वो भी बेबस दिखाई दे। लेकिन क्रिकेट चलाने के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, उसके बगैर कोई कुछ हो नहीं सकता। इसी वजह से नजम सेठी साहब ने कहा था कि आप एशिया कप में भी मुदाखलत करें, क्योंकि अगर एशिया कप के लिए जो हाइब्रिड मॉडल दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो अगर मंजूर नहीं होता है तो उस सूरत में पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा। अगर पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलता है तो उसके असरात डायरेक्टली वर्ल्ड कप पे पड़ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की मेजबानी इंडिया कर रहा है, कोई दूसरा मुल्क नहीं कर रहा है। और नजम सेठी साहब ये बात क्लियर कर चुके हैं कि अगर एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल, देखिए हमने हाइब्रिड मॉडल दिया क्या है मसूद रजा साहब, ये तो ऐसा है कि हमारी इज्जत रह जाए और आप जो चाहते हैं वो हो जाए। यही जेशा दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है इसमें, और एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है हाइब्रिड मॉडल में। तो इस टेंशन के माहौल में, इस कंप्रोमाइजिंग माहौल में ये बिल्कुल एक अच्छी तजवीज़ थी। लेकिन ये बताएं कि क्या इंडिया अगर एशिया कप नहीं खेलता तो उसके बगैर भी एशिया कप का इनेकाद मुमकिन है या नहीं? देखिए, इंडिया तो एशिया कप खेलने के लिए तैयार है, पाकिस्तान एशिया कप खेलने के लिए तैयार है। मसला कहां पर है? मसला ये है कि इंडिया कहता है मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। अब उन्होंने कल जो आईपीएल का फाइनल हुआ था, वहां पर अफगानिस्तान के सरबराह मौजूद थे, श्रीलंका के सरबराह मौजूद थे, बांग्लादेश के सरबराह नजमुल हसन नहीं आ सके थे उस मीटिंग के अंदर। और वहां पर उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ था मीडिया के थ्रू, उसके मुताबिक श्रीलंका में अगर टूर्नामेंट होता है तो मेजबान पाकिस्तान ही होगा। कहीं ना कहीं जे शाह साहब एक चीज साबित करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। वो हमें कह रहे हैं कि मेजबान आप ही होंगे लेकिन श्रीलंका में होंगे। लेकिन हमने जिस मुश्किल के बाद अपने मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल की है, अगर इस जगह पे कि जहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड सारी टीमें पाकिस्तान का विजिट करके गई हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं आई है। एक इंडिया का मामला तो पॉलिटिकल है। हमारी जो सिक्योरिटी इदारों ने इतने ज्यादा इकदाम किए, उस पर असरात पड़ सकते हैं अगर हम यहाँ से एशिया कप लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नसीम राजपूत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज ब्रेक, जिसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया
कामरान खान के साथ। गुज़िश्ता कई रोज से हम अपने प्रोग्राम में ये बात मुसलसल बावर कराते चले आ रहे हैं कि IMF के बगैर पाकिस्तान का गुजारा मुश्किल है। हमारे प्रोग्राम में तमाम माशी माहिरीन इस बात पर जोर दे चुके हैं कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा सर पर है, जिसे टालने के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है। मगर हुकूमत इस दौरान मुसलसल आवाम को ये यकीन दहानी कराती रही कि कौम को घबराने की ज़रूरत नहीं। तमाम शराइत मुकम्मल करने के बावजूद अगर IMF प्रोग्राम ना हो सका तो दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इस यकीन दहानी की एक वजह यह भी समझ में आती है कि बजट से कबल IMF प्रोग्राम हुआ तो हुकूमत आइंदा इलेक्शन में अपनी साख बहाल करने के लिए बजट में आवाम को कोई रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं रहेगी। इसीलिए मौजूदा हुकूमती इक़दाम और ऐलानात से ऐसा लगता है कि हुकूमत खुद बजट से कबल IMF प्रोग्राम की बहाली में तज़ब्ज़ुब का शिकार है। IMF मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने से कबल हुकूमत ने प्रोग्राम की बहाली के लिए एक आखिरी कोशिश की है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते के रोज़ IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात करके IMF प्रोग्राम बहाली में डेडलॉक ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की, जिसके जवाब में MD IMF ने इनसे आइंदा बजट की तफसीलात तलब की। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को आइंदा बजट की तफसीलात IMF से शेयर करने की हिदायत की है। इससे कबल वज़ारत ख़जाना ने IMF को ये तफसीलात देने से इनकार कर दिया था। वज़ारत ख़जाना ने IMF से गुज़िश्ता कई महीनों से जारी मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ ना होने के सबब वज़ीर आज़म ने अब खुद इस मामले में मदाखलत की है। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF की MD से डेडलॉक ख़त्म कराने की दरख्वास्त कर रहे थे, उसके अगले ही दिन वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार डेडलॉक पर IMF को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे। वज़ीर आज़म की IMF की MD से बातचीत के 2 दिन बाद IMF के पाकिस्तान में मिशन चीफ नॉथन पोर्टर ने मौजूदा सूरत हाल पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि IMF पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में है ताकि मौजूदा प्रोग्राम जून के आखिर में ख़त्म होने से कबल बोर्ड मीटिंग की राह हमवार की जा सके। नॉथन पोर्टर ने बैरूनी फाइनेंसिंग बंदोबस्त IMF फ्रेमवर्क के तहत बजट की मंजूरी और एक्सचेंज रेट की बहाली समेत इन तमाम शराइत का जिक्र भी किया जो मुआहदे की तकमील के लिए पाकिस्तान को पूरी करनी होंगी। उन्होंने मुल्क की सियासत पर तबसरा करने से गुरेज करते हुए उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक आगे बढ़ने का रास्ता तलाश किया जाएगा। IMF प्रोग्राम की मियाद में बमुश्किल 1 महीना रह गया है। देखना है कि वज़ीर आज़म कि IMF की MD से की गई दरख्वास्त के बाद डेडलॉक ख़त्म होता है या नहीं। इससे कबल जनवरी में भी वज़ीर आज़म का IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से रब्ता हुआ था और वज़ीर आज़म ने बहुत उम्मीद के साथ कौम को बताया था कि IMF की टीम 2-3 दिन में नए जायजे के लिए पाकिस्तान पहुँचेगी। ताहम IMF का वफ़द तकरीबन 1 माह बाद आया था और ताहाल 5 माह बाद भी IMF प्रोग्राम बहाल नहीं किया जा सका है। नवे जायजे की मंजूरी के लिए IMF ने पाकिस्तान से फाइनेंसिंग गैप ख़त्म करने के लिए $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करने का मुतालबा किया था। ताहम पाकिस्तान अब तक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात से सिर्फ $3 अरब ही हासिल कर सका है। आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने एक बार फिर ये दावा किया कि IMF की तमाम शराइत पूरी करती हैं, ताहम बैरूनी फाइनेंसिंग का मसला अब भी IMF प्रोग्राम की बहाली के आड़े आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ $4.1 अरब के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, जो आइंदा माली साल $26 अरब की बैरूनी अदायगियों के लिए काफ़ी नहीं और IMF की छतरी ना होने की वजह से दीगर मालियाती इदारे भी पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे रहे हैं। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। नजम अली हमारे साथ मौजूद हैं, CEO नेक्स्ट कैपिटल, और मोहम्मद सोहेल साहब, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजम अली साहब, फरमाइएगा, वज़ीर आज़म ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से फ़ोन पर बातचीत की है, वो पुरुमीद भी हैं, लेकिन इसी तरह का रब्ता तो वज़ीर आज़म ने जनवरी में भी किया था और मामलात आगे नहीं बढ़ सके थे। किस तरह से ये मुमकिन हो सकता है कि वज़ीर आज़म बात करें और उनके बात करने से जो ऑपरेशनल किस्म के मामलात हैं वो तो रह जाएं, लेकिन ये जो मुआहदा है ये हो जाए? तो ये वज़ीर आज़म का बात करना काफ़ी होता है कि उन्होंने IMF के सरबराह से बात कर ली और मामला हल हो जाएगा? जी देखें, कुछ अश्योरेंसेस ऐसी होती हैं जो कि बाज़ औक़ात किसी टॉप लेवल से मांगी जाती हैं, तो ये कोई अनयूजुअल नहीं है हमारे जैसे मुल्क के लिए कि अगर IMF ने कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट वज़ीर आज़म से इस सिलसिले में बात की। मैं ये समझता हूँ कि ये डेडलॉक अब
टूट जाएगा और कुछ दिनों के बाद ये SLA जो है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो भी शराइत वो लोग रख रहे हैं उसको फौरी तौर पे जो है ना गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही कड़ी शराइत क्यों ना हो। उसकी वजह ये है कि हमारे पास अब कोई भी इस तरह का ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हम इसको मज़ीद डिले करें। मज़ीद डिले करेंगे तो ये जो हमारा इन्फ्लेशन का मामला है, जो कि हमारी इनफॉर्मल चैनल से इंपोर्ट्स आ रही हैं, ये बढ़ता चला जाएगा और हमारी इकॉनमी मज़ीद अंडर स्ट्रेस आएगी और हमारा रुपया मज़ीद वीक होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस माहदे में बिला ताख़ीर जो है ना, जो भी IMF की फ़िलहाल कंडीशंस हैं उनको माना जाए और एक्सपीडिशियसली इसको अप्रूव करवाया जाए। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद सोहेल साहब, आपको भी लगता है कि वज़ीर आज़म की बात करने से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से ये मसला हल हो जाएगा, डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये जो वज़ीर आज़म ने अगर कॉल की है तो वो ये निशानदही करते हैं कि शायद लेवल ऑफ डेस्परेशन पाकिस्तान की साइड का बढ़ गया है, क्योंकि जून में इतलात हैं कि काफ़ी बड़ी डेट रीपेमेंट्स हैं, जिसके लिए या तो हम रोल ओवर करें या फंडिंग अरेंज करें। जहाँ तक बात है कि ये हो जाएगा कि नहीं, तो मेरे ख़्याल में डे 1 से IMF बड़ा क्लियर है कि IMF को $6 बिलियन की गारंटी चाहिए, जो पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पा रही है। वो $3 बिलियन की है। और अभी जो इतलात हैं, जो आज जिस अखबार की आपने ख़बर का जिक्र किया, उसमें तो 2 और चीज़ें आ गई हैं कि आपका बजट भी IMF की गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में जो इतना डिफरेंस हो गया है बिटवीन दी कर्ब रेट और बैंक रेट, तो मेरे ख़्याल में तो हुकूमत के हाथ में एक्सटर्नल फंडिंग का है ही नहीं। वो तो जो हाथ में है हमारे लेंडर्स के है, जो मुझे लग रहा है अनफॉर्चुनेटली अभी तक पूरे अरेंज नहीं हुए। जहाँ तक बजट की बात है, अगेन वो भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये इलेक्शन बजट है और काफ़ी वज़रा कह चुके हैं कि ये पीपल फ्रेंडली बजट होगा और अवामी बजट होगा। तो इस सूरत हाल में अगर आप एक्सपेंशनरी बजट ये हुकूमत पेश करने जा रही है तो वो IMF कैसे एक्सेप्ट करेगा। और फिर जो करेंसी के मामलात हैं, आपको भी पता है कि काफ़ी 4-5 महीने तो ये ज़रा स्टेबिलिटी रही, मगर पिछले कुछ दिनों से इसी फेयर में कि जून एंड पे बड़ी पेमेंट है, जो कर्ब का रेट है, जिसको हम एक्सचेंज कंपनीज का रेट कहते हैं, उसका जो डिफरेंस है 1 से 2% से बढ़ के वो 6% तक हो गया है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे सिचुएशन थोड़ी सी टफ़ लग रही है, और यही निशानदही कर रहा है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं। ये शो कर रहा है कि कुछ मिसमैच इनफ्लोज आउटफ्लोज में हो चुका है। जी नईम साहब, आप बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिन मसाइल की निशानदही मोहम्मद सोहेल कर रहे हैं, मसलन बैरूनी फाइनेंसिंग का मामला है, एक्सचेंज रेट का मामला है, बजट जो हमें तैयार करना है वो IMF की शराइत के मुताबिक तैयार करना है, तो मामला इतने सादा तो नहीं मालूम हो रहे। आप तो खासी पुरुमीद नज़र आ रही हैं। देखिए, ये जो IMF की कंडीशन है ना कि $6 बिलियन अरेंज हो, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। उसकी वजह ये है कि सारी प्रोजेक्शंस बेस्ड थी, जो कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो कि IMF प्रोजेक्ट कर रहा था कि $6 to 8 बिलियन, वो तकरीबन $8 बिलियन का प्रोजेक्ट कर रहे थे। अगर वो नहीं हुआ, और हम मई में आ गए हैं, अब मई भी ख़त्म हो गया है, और अगर वो नहीं हो रहा तो ये फंडिंग गैप कैसे $6 बिलियन होगा, ये भी तो IMF बताए ना ज़रा। ये इंसिस्टेंस क्यों है? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का स्टांस इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि जब हमारा फंडिंग गैप ही उतना नहीं है तो आप क्यों $6 बिलियन का मुतालबा कर रहे हैं। सो मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को भी आके इस पर TV पे एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या वजह है, क्यों $6 बिलियन वो मांग रहे हैं, क्या वो पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि अब करंट अकाउंट डेफिसिट आपका जो अभी पिछले महीने की फिगर्स रिलीज़ हुई हैं उसके हिसाब से तो उतना नहीं है जितना IMF प्रोजेक्ट कर रहा था, बल्कि उससे भी कम है जो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही थी। गवर्नमेंट तो कह रही थी 4 से 5 होगा। अभी भी आप देखें कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इस दफ़ा जो है फिर ब्रेक इवन या थोड़ा सा सरप्लस ही हो जाए जैसे पिछली दफ़ा हुआ है। सो मैं ये $6 बिलियन वाली बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। आई थिंक कि यहाँ पे कोई मेजर कोई और किस्म का मसला है जो कि शायद हमारी किसी की नॉलेज में नहीं है कि क्यों ये रिक्वेस्ट थ्रू की हुई है। जी मोहम्मद सोहेल साहब, IMF ने पाकिस्तान में मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात की, और हम खुद भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो खासी फ्रेजाइल है, और जब तक ये सियासी सूरत हाल ठीक नहीं होती तो माशी सूरत हाल कैसे ठीक होगी और माशी रास्ता कैसे निकलेगा।
जी बिल्कुल, मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा है। ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है, हमने कभी इस तरह का आईएमएफ का देखा नहीं कि इस तरह के जो फैक्टर्स है उस पर वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हों। तो मुझे लगता है कि शायद ये लोकल पॉलिटिकल इशू से आईएमएफ इतना मुतासर नहीं हो रहा। वो जो अपनी कंडीशंस हैं, जो अपनी क्राइटेरिया है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, इंडिकेटर्स है, प्रायर एक्शन है, उसी पे फोकस करता है। और एक और बात भी मैं बता दूं, देखें अब ये वो पाकिस्तान नहीं रहा जो आज से 10 साल पहले था, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर 2013-17 की बात करते हैं। और दुनिया के हालात भी वैसे नहीं रहे जो आज से 10 साल पहले थे। श्रीलंका और घाना के केस में काफ़ी अरसा लगा उनको एसएलए करने में, फिर एसएलए के बाद 6 माह के बाद बोर्ड मीटिंग हुई है। तो हमें ये भूल जाना चाहिए कि पहले आईएमएफ की कंडीशन ये होती थी, अब ऐसी होती हैं। जब दुनिया के हालात ख़राब हैं, जब पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, तो मुझे लगता है आईएमएफ थोड़ा सा सख्त भी है और एक्स्ट्रा केयरफुल भी है। तो इसीलिए पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो फंडिंग अरेंजमेंट जो हो सका है वो भी करे, बाकी भी जो दोस्त ममालिक है चाइना से उनको कन्विंस करे, और बजट भी एक्सपेंशनरी ना बनाए जिससे आईएमएफ नाराज़ हो सकता है। और एक और चीज़, पाकिस्तान अगर सीरियस है और करना चाहता है और उसको करना चाहिए तो एक एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि अब 30 जून में 1 माह रह गया है, 3 रिव्यू होने। ये तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों पॉसिबल नहीं है कि 3 रिव्यू हों। तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत ख़ुद भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार है, और अगर उसको इतनी ही सीरियसनेस है तो 3 महीने का एक्सटेंशन भी वो आईएमएफ से रिक्वेस्ट कर सकती है, जो उसने अभी तक नहीं किया। ठीक, नजम अली साहब, जैसा आपने फरमाया कि शायद मामला कोई और है जो शायद किसी के नॉलेज में नहीं है। चलें, अगर ये मान भी लिया जाए तो एक्सचेंज रेट को ही अगर सिर्फ ले लें तो एक्सचेंज रेट आईएमएफ की शर्त के मुताबिक फ्री फ्लोट होना चाहिए था, मार्केट बेस होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं कि इंटरबैंक और मार्केट रेट में एक अच्छा खासा फ़र्क आ गया। वही सिचुएशन तकरीबन पैदा हो गई है जो जनवरी में सिचुएशन थी। तो ये तो आईएमएफ प्रोग्राम की जो शराइत हैं उसकी नफ़ी है जो हमारी तरफ से हो रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है आईएमएफ की, और ये नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने एक और रास्ता खोल दिया है इंपोर्ट्स का, और वो है कि इनफॉर्मली आप इंपोर्ट कर लें और हवाले या हुंडी के थ्रू जो है आप पैसे बाहर भेज दें। तो जाहिर है एक डॉलर की डिमांड जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से आपका रेट, आपका जो लोकल करेंसी है वो आपकी डिवैल्यू हो रही है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर ये ऐसा हो रहा है और हमने एक ऐसा रास्ता खोला हुआ है जिसके के थ्रू इंपोर्ट्स हो रही हैं, जो कि दोनों तरह से नुकसानदेह, आपका पीकेआर भी डिवैल्यू हो रहा है और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो भी बहुत महंगी हो रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन मुल्क में हो रहा है। तो मुझे नहीं समझ, मुझे तो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से बिल्कुल कोई इतना इत्तफाक है ना, मुझे समझ आती है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया हुआ है। अगर इंपोर्ट्स रोकनी है तो बंद कर दें, लेकिन जाहिर है उस पर भी आईएमएफ का प्रेशर होगा कि वो उसको ना करें। तो गवर्नमेंट की सूरत हाल खासी अजीब है। एक तरफ लोकल इंडस्ट्री है जिसको इंपोर्ट्स चाहिए, दूसरी तरफ आईएमएफ का प्रेशर है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो बैठ कर बातचीत करके ही हल होंगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट कोई एक स्टांस ले ले या आईएमएफ कोई एक स्टांस ले ले, और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को पैसे चाहिए तो इनको झुकना तो इन्हीं को पड़ेगा। सो जो वो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा अभी फ़िलहाल, या फिर उनको कन्विंस करें कि उनकी जो शराइतें बहुत ज़्यादा सख्त हैं, हम इस वक्त पूरी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर की कॉल थी शायद वो इसीलिए थी कि आप हमारा थोड़ा सा ख्याल करें कि इस वक्त हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि उन कंडीशंस को हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें, तो और आप ये अप्रूव करें। हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। मेरी अपनी जो इत्तलात हैं, जो मुझे थोड़ा सा पता चला है, उसके लिहाज से मुझे पूरा यकीन है कि शायद इस दफ़ा ये एसएलए हो जाएगा। मगर नजम साहब, एक तरफ वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं कि उनकी बात करने से मतलब शायद हल हो जाए, लेकिन दूसरे दिन वज़ीर ख़जाना जो हैं वो फिर वही अपना लबो लहजा इख्तियार करते हैं और आईएमएफ पे तनकीद करते हैं। तो वाकई आप जो कह रही कि सिचुएशन कुछ समझ में नहीं आ रही है कि हुकूमत करना क्या चाह रही है। मोहम्मद सोहेल साहब फरमाइएगा कि इस साल तो चले हमने गुजारा कर लिया, अब ये माली साल ख़त्म पर है, हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगले साल हमें 26 बिलियन डॉलर्स चाहिए और आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होता तो ये कैसे मुमकिन होगा कि हम ये फाइनेंसिंग कर सकेंगे, ये अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें? देखिए, ये तो हम बात कर रहे हैं कि अभी का जो आईएमएफ प्रोग्राम है जिसका टेन्योर या ड्यूरेशन जून 2023 में ख़त्म हो रहा है, इसके बाद आपको एक और आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और ये तो आई थिंक रिटन ऑन द वॉल है कि ना सिर्फ पाकिस्तान को अगले साल आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा बल्कि एक बड़े प्रोग्राम के साथ जाना पड़ेगा, और उसकी शराइत भी बड़ी सख्त होंगी, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा
कि IMF का ये तो हम IMF के प्रोग्राम में है और हमारी बचत हो गई है। जिस तरह श्रीलंका घाना के साथ हुआ था कि वो IMF के प्रोग्राम में नहीं थे और पॉलिसी एक्शन नहीं ले रहे थे, और जब वो IMF के प्रोग्राम में गए तो बहुत ज़्यादा सख्ती हुई जिसमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी कराई गई है। तो अगले साल में तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि जो भी हुकूमत होगी वो IMF के प्रोग्राम में जाएगी और एक साइज़ भी बड़ा होगा और सख्त भी होगा। तो इसीलिए मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को IMF से जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर ही रखने चाहिए, क्योंकि ये आपका आखिरी रिसॉर्ट नहीं है, आपको फिर बहुत जल्दी एक दफ़ा और IMF के पास जाना पड़ेगा। ठीक, जनाब नजम अली साहब, जैसे मोहम्मद सोहेल साहब फरमा रहे हैं कि SLA में अभी और 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, जून तक ये प्रोग्राम नहीं होता। आप जब हमारे पिछले प्रोग्राम में आए थे, हमारे प्रोग्राम में पिछली दफ़ा जब आपने शिरकत की थी, तो आपने कहा था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए और फिर रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए अपने माली मामलात की। तो अगर ये प्रोग्राम जून तक नहीं होता तो क्या इसी तरफ हमें जाना पड़ेगा? मुझे लगता है रीस्ट्रक्चरिंग तो अनअवॉइडेबल है, और मुझे ऐसा ये भी लगता है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी ये बात कर रही है, स्पेशली जो मल्टीलैटरल या जो बायलैटरल लेंडर्स हैं उनसे गवर्नमेंट की ज़रूर बात हो रही होगी, क्योंकि जो हमारी डेट की रीपेमेंट्स हैं या जो इंटरेस्ट की रीपेमेंट्स हैं वो अनसस्टेनेबल है। इतनी उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती किसी भी चीज़ की। तो ये अगर इनको उन्होंने कल को इंपोर्ट्स खोलनी पड़ी और करंट अकाउंट डेफिसिट फिर से हुआ तो ये कहाँ से लेके आएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि रीस्ट्रक्चरिंग तो अनअवॉइडेबल है। अब उसको आप डिफ़ॉल्ट का नाम दे लें या कुछ भी नाम दे लें, वो है तो वही सिचुएशन जो कि पाकिस्तान की है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान इंसॉल्वेंट नहीं है, हमारा जो है ना कोई 1000 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, हमारा लिक्विडिटी का इशू है। चलें, ये तो एक थ्योरेटिकल बात है कि हमारे कितने एसेट्स हैं। मसला तो ये है कि हमारे अगले जो 1-2 साल हैं उसमें वो कैश फ्लो कैसे मैनेज होंगे। अगर वो नहीं मैनेज होंगे तो आपकी करेंसी मुसलसल डिवैल्यू होती चली जाएगी। और ये सिवाय इसके कि गवर्नमेंट अब अपने लेंडर्स के साथ बैठे और रीस्ट्रक्चरिंग की बात करे, मुझे तो नहीं लगता कि इसके अलावा अब कोई और सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास है। अगर वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हमने 2-3 साल अगले कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करनी, इंपोर्ट्स को इसी तरह से रखना है, तो ठीक है, फिर इस तरह से मामला चलता रहेगा। फिर इन्फ्लेशन भी हाई रहेगा, आपका करेंसी भी डिवैल्यू होती चली जाएगी। ठीक है, आप हो सकता है डिफ़ॉल्ट ना करें। ठीक, मोहम्मद सोहेल साहब, अब बजट का वक्त है, हुकूमत ने तैयारी कर ली है, बजट सामने आएगा। क्या तजवीज़ आपकी होंगी कि मईशत का रुका हुआ पहिया चल सके? और ऐसी सूरत में ये बजट है जब ग्रोथ हमारी जो है 0.3% हुकूमत बता रही है, जो कंट्रोवर्शियल नंबर है, आज़ाद ज़राए कह रहे हैं माइनस में है, और रेवेन्यू शॉर्टफॉल हमारा कुछ 400 अरब का है, IMF प्रोग्राम हुआ नहीं है, तो क्या कर सकती है हुकूमत कि मईशत का पहिया चले, कुछ बेहतरी नज़र आए? देखें, ये जो टाइम है इसमें मईशत का पहिया चले तो बहुत ही मुश्किल है करना। आई थिंक कि कुछ स्टेबिलिटी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो जो हुकूमत शायद सोच रही है एक्सपेंशनरी बजट, आई थिंक वो ख़तरनाक होगा, IMF भी उसको पसंद नहीं करेगा। मेरा ख़्याल में एक ऐसा बजट जिसमें टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो, जिसमें एक्सपेंसेस या तो ना बढ़ें या कम बढ़ें, और जो प्राइमरी सरप्लस है जो IMF कहता है उसको ना सिर्फ हम पॉजिटिव रखें बल्कि जो IMF कहता है उसका टारगेट से बेहतर रखें, और जो फिस्कल डेफिसिट हमारा पिछले कोई 4-5 सालों से 7-8% है उसको कर्टेल करने की कोशिश करें। इससे मईशत का पहिया जिस तरह नॉर्मल चलता है वो तो नहीं चलेगा, बट थोड़ी थोड़ी उसमें बेहतरी आ सकती है और स्टेबिलिटी आ सकती है। और अगर हमने स्टेबिलिटी से हट के ग्रोथ की तरफ एक्सीलेटर दबाया तो फिर मुझे लगता है कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगी। ठीक, नजम अली साहब, ये सोहेल साहब फरमा रहे हैं कि स्टेबिलिटी के लिए इक़दाम जो उन्होंने तजवीज़ किए हैं, तो कुछ सियासी हालात भी हैं, इस हुकूमत की सियासी मजबूरियाँ भी हैं। ये कितना आसान कितना मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, इस या यही एक रास्ता है, करना यही पड़ेगा जो सोहेल साहब फरमा रहे हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो यही सोल्यूशन है जो सोहेल साहब कह रहे हैं, और इनको जो अपनी बेल्ट टाइटनिंग है वो दोनों तरफ, करंट अकाउंट पे भी और फिजिकल डेफिसिट तरफ, दोनों तरफ करनी पड़ेगी। बट ये जो पॉलिटिकल सूरत हाल है ना, मेरा ख्याल है ये बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट या कोई किसी किस्म की इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगी, और लोग वेट करेंगे जब तक मुल्क के हालात या ये करेंसी स्टेबल नहीं हो जाती। और बहुत मुश्किल है किसी भी इन्वेस्टर के लिए इन हालात में पाकिस्तान में काम करना। इवन सर कि अगर हुकूमत रिलीफ भी देना चाहती है तो वो उसका फिर आगे अगले माली साल में हमें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा,
और अगर रिलीफ नहीं देती तो फिर सियासी मसाइल हैं हुकूमत के लिए? देखिए, जो अभी मुझे पता नहीं है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपेंशरी बजट लेके आएगी, क्योंकि मैं जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा, उन्होंने ये नंबर्स मेरा ख्याल है जो बजट के हैं वो ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं विद दी IMF। सो अगर IMF की फ़ीडबैक उस पर ठीक ना रही तो कभी भी ये बजट पास नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट। सो मैं इस पे तो मुझे इत्मीनान है कि बजट कोई ऐसा नहीं होगा कि वो IMF को एक्सेप्टेबल ना हो। गवर्नमेंट के सामने ये अब बिल्कुल क्लियर है ये सूरत हाल कि किसी किस्म की भी को जो फिजिकल या फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन जो है ना वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब नजम अली साहब, CEO नेक्स्ट कैपिटल, और मोहम्मद सोहेल साहब, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ हमारे साथ मौजूद। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे ऑडियो लीक्स कमीशन की। ये केस जो है, ये वफाकी हुकूमत ने इस केस का जो बेंच था उस पर एतराज़ात उठा दिए हैं और चीफ जस्टिस समेत 3 जजों की शमूलियत के खिलाफ दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट में आज वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ उठाते हुए नया बेंच तश्कील करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक्स का मुकदमा ना सुने और तीनों मुअज़्ज़िज़ जज 5 रुकनी लाचर बेंच में बैठने से इनकार कर दें। चीफ जस्टिस की नए बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठाते हुए वफाकी हुकूमत का दरख्वास्त में कहना था कि ऑडियो लीक्स कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस की खुशदामन से मुताल्लिक़ है। अदालती फैसले और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज अपने रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। दरख्वास्त में अरसलान इफ्तिखार केस का हवाला देते हुए कहा गया कि माजी में भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपने बेटे से मुताल्लिक़ केस में एतराज़ पर खुद को बेंच से अलग कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ऑडियो लीक्स कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। कल पंजाब इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा था कि ऑडियो लीक्स कमीशन केस का हमारा हुक्मनामा ज़रूर पढ़िएगा। अदालत ने कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तमाम जुडिशल कमीशंस में चीफ जस्टिस की मर्जी से कमीशन तश्कील दिए जाते हैं। किसी चीज़ पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीक़ाकार से आएँ। उनका कहना है कि खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, लेकिन किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक हुकूमत से हिदायत लेने का हुक्म भी दिया था। जुमे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगले दिन ऑडियो लीक्स कमीशन की समाअत के दौरान सरबराह कमीशन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना, समाज से कबल ही नोटिस ही नहीं था, तो काम से कैसे रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर उसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमीशन की मजीद समाज से माजरत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर है, इसलिए मजीद काम जारी नहीं रख सकते। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए तश्कील दिए गए कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए 31 मई तक केस की समाअत मुलतवी कर दी थी और अगली समाअत के लिए अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए थे। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। इस अहम मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब शाह खावर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, कल चीफ जस्टिस ने हुकूमत को कहा कि ये जो कमीशन बना है इससे मुतालिक हमारा फ़ैसला ज़रूर पढ़िएगा। हमने कमीशन को कलअदम नहीं किया, बल्कि जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आएँ। नया कमीशन बन सकता है, चीफ जस्टिस खुद उसमें शामिल नहीं होंगे, तहकीकात हो सकती हैं। जी, इसमें वज़ूर साहब बात यह है कि अगर आप उसकी देखें, जो नोटिफिकेशन है वो इशू हुआ है कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट 2017 में। अब वहाँ पे जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का कमीशन में जो है शामिल होने का जिक्र मौजूद है, और वो भी उस हवाले से है कि अगर कमीशन के मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या हाई कोर्ट के जज होंगे तो फिर वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो
पावर एक्सरसाइज कर सकती है वो उसी तरीके से करेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो इंक्वायरी कमीशन है उसमें जजेस जो हैं, सर्विंग जजेस को जो है वो शामिल किया जा सकता है। अब वो जो लॉ है, एक्ट है, वो इस बारे में खामोश है कि जब आप कोई भी इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं, फैक्ट्स फाइंडिंग कमीशन बना रहे हैं उस लॉ के तहत, तो उसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल या उनको किसी एक को मेंबर बनाना चाहते हैं हाई कोर्ट, तो उसमें रवायत ये रही है जो कि उस दिन के ऑर्डर 26 मई के ऑर्डर में भी रिफ्लेक्टेड है कि उसमें रवायत ये है कि फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे अगर मुश्तमिल होना है तो उनसे आपने जो है उनको रिज्यू करना है और उन्होंने किसी को स्पेयर करना है जुडिशल कमीशन के लिए। एंड सेम इज़ द केस विद द हाई कोर्ट्स। तो एक चीज़ तो मुझे ये समझ आती है कि अगर वो जो गवर्नमेंट की तोजी ये है कि चूँकि चीफ जस्टिस की एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार का जो है वो मामला ज़ेर गौर था, तो उसमें उनको नहीं मुनासिब समझा गया कि उनको जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उन्होंने डायरेक्ट जो सीनियर जज हैं उनको जो है वो अपॉइंट कर दिया। मेरा ख्याल है कि अगर वो चीफ जस्टिस साहब इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर वो रवायत को बरकरार रखते हुए उनके पास भी आता तो वो किसी अपने आप को कम अज़ कम उसमें शामिल ना करते, किसी और को जो है वो भेज देते। तो लेकिन जहाँ तक बाकी जजेस के बारे में भी उसमें जो एतराज़ात आए हैं और गवर्नमेंट ने उसमें एक एप्लीकेशन भी दे दी है, तो वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी काबिल गौर है। उसमें रवायात ये हैं कि अगर कोई जज हजरात जो हैं जिनका पर्सनल इंटरेस्ट हो या कोई उनका करीबी रिश्तेदार किसी केस में जो है वो उसका ज़िक्र हो और उसके मुतालिक किसी फ़ैसला जो है वो फ़ौरन अगेंस्ट हो सकता है, तो फिर वो जो रूल्स, वो जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो भी ये तकाजा करते हैं कि फिर जज जो है वो उस केस से माजूरी जाहिर कर ले। तो ये तो बड़ी एक सिचुएशन है। तो ये तो माजी की इसकी मिसाल भी मौजूद है। इफ्तिखार चौधरी साहब वाला जो मामला था, उनकी बेटी का केस था, उन्होंने अपनी आपको इस बेंच से अलहदा कर लिया था। लेकिन इस बेंच के हवाले से मोहतरम जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो फरमा रहे हैं कि ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना जिसका समाज से कबल ही नोटिस नहीं था, तो काम से कैसे रोक दिया गया? सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर इसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है, तो उनका मानना यह है कि इस फरीकैन को सुना नहीं गया और एक नोटिस जारी कर दिया गया। काम देखिए, ये भी एक रवायत है और कानून भी ये कहता है कि देखिए, अगर आप कोई किसी भी हुक्मनामे को, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मुअत्तल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो है उस फरीक को सुना जाना बिल्कुल ज़रूरी है। ये जो काजी फाइज ईसा साहब का जो ये ऑब्जर्वेशन है, ये मैं समझता हूँ कि आइन और कानून की मंशा के नज़दीक तरीन है। लेकिन फिर मैं ये भी अप्रिशिएट करता हूँ काजी फाइज ईसा साहब को कि उन्होंने फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी उन्होंने फिर ये जो होल्ड किया कि चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस बेसिक नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है, तो लिहाजा वो अभी वो जो इंक्वायरी कमीशन है या इंक्वायरी कमेटी है उसकी मज़ीद जो है प्रोसीडिंग्स को वो जारी नहीं रख सके। अगर उन्होंने ख़त्म कर दिया या मुअत्तल कर दिया, तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जेस्चर है उनके पार्ट के ऊपर भी। सर, मैं वापस आता हूँ पिछले सवाल के जवाब में जो आप फरमा रहे थे, और बहुत अहम बात है कि चीफ जस्टिस साहब पर एतराज़ उठाना तो चलें समझ में आता है कि उनके करीबी रिश्तेदार से जुड़ा हुआ एक मामला है। बाकी जजेस पर जो एतराज़ उठाया गया है, ये आपको कितना दुरुस्त मालूम होता है? मेरा ख्याल है कि एतराज़ ज़रूर उठाया जा सकता है कि जब एक फ़रीक को किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज साहब के बारे में अगर कोई एतराज़ है, तो वो उसमें भी देखना ही होता है। उसमें भी रवायत ये है कि जो जज हजरात हैं वो फिर ख़ुद उन्होंने डिसाइड करना होता है, क्योंकि वो एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि द जजेस आर आंसरेबल टू देयर कॉन्शेंस, कि वो अपने ज़मीर के पाबंद होते हैं। हमने पिछले ऐसी नज़ीरें देखी हैं कि जिसमें एतराज़ात हुए भी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि नहीं, हम इस एतराज़ को जो है वो नहीं मानते, हम अपने ज़मीर के ग़ुलाम हैं और ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। जस्टिस जवाद ख्वाजा के एक जजमेंट इस तरह की मौजूद है। लेकिन जो दूसरे जज हजरात के ऊपर जो एतराज़ आया है, ये भी कोई सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर आना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की जो है ये एक बिल्कुल उनकी एक वो महसूस करते रहे हैं कि बहुत सारे जो कंसिस्टेंटली जजमेंट्स आई हैं जिसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसले आए हैं, उसमें वो दो जज हजरात जो हैं वो उसमें शामिल रहे हैं, और ये गालबन इसी वजह से उन्होंने
चीफ जस्टिस समेत उन 2 जज हजरात को जो है वो पॉइंट आउट करके उन पे जो है अदम एतमाद किया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपने आप को समाज से अलग कर दें। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि ये उन जजेस पर मुनहसर है कि चूँकि उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना है तो वो उसके मुताबिक फ़ैसला करें कि वो इसकी समाज से जो है वो रिक्यूज़ करते हैं या नहीं करते। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे एक बतौर कानून के तालिब इल्म के और सुप्रीम कोर्ट में जो मैं वकालत करता हूँ, तो जब किसी भी जज के बारे में कोई इस तरह का कोई मैं समझता हूँ कि एयोटा ऑफ इम्प्रेशन भी आ जाए तो जजेस को फिर अपने आप को उसकी समाज से जो है वो अलग कर लेना चाहिए। अच्छा, मगर आज कल क्योंकि समाअत भी है इस केस की, तो चीफ जस्टिस साहब ने तो एक तजवीज़ दी है हुकूमत को कि आप तरीक़ाकार और रिवायत के मुताबिक आएँ तो मैं कमीशन बना दूंगा, और जो कमीशन था उसको मैंने करदम नहीं किया, सिर्फ तरीक़ाकार पे उनको एतराज़ है, वो अपना इख्तियार नहीं छोड़ना चाहते, उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हुकूमत दोबारा दरख्वास्त करे, चीफ जस्टिस साहब एक कमीशन बना दें जिसमें वो खुद शामिल ना हो, तो ये तो रास्ता निकल सकता है एक इस मसले का। मेरा ख्याल है कि ये तो मुनासिब बात है। ये जो उन्होंने बिल्कुल बरमला इस चीज़ का इजहार भी अटॉर्नी जनरल से कर दिया, तो अगर वो एक रिक्वायरमेंट है, हालांकि कानून में नहीं लिखा हुआ, लेकिन चूंकि रवायत है, क्योंकि रवायात और कस्टम्स जो होती हैं वो भी कानून का दर्जा रखती हैं और उससे पहले भी इसकी नज़ायर मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये गवर्नमेंट जो है इसको अगर इस पर नज़रसानी करे और वो जो रवायती तरीक़ाकार है उसको अगर अपना लें और यही टर्म्स ऑफ रेफरेंस रख लें, तो वो चीफ जस्टिस तो बिल्कुल इस चीज़ का दिया दे चुके हैं कि ऐसी सूरत में मैं ख़ुद तो कम अज़ कम उस इंक्वायरी कमीशन में जो है वो शामिल नहीं होऊंगा। एक बात मुसलसल की जाती रही है कि जजेस के मुतालिक अगर किसी मामले को सुनना है तो वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही सुनेगी, लेकिन ये कमीशन बन रहा है, यहाँ पर जजेस से मुतालिक तहकीकात हो रही हैं, तो आपको लगता है कि इस पर एक एतराज़ रहा है कि जजेस का मामला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे ही जाना चाहिए, लेकिन ना तो चीफ जस्टिस साहब इस पर एतराज़ करें ना हुकूमत को इस पर कोई मसला है, तो ये क्या मामला है? देखिए मसूद साहब, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ठीक है, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उन्होंने जज साहिबान के कंडक्ट के हवाले से या उनकी मुबैना जो गुफ्तगू है जो लीक हुई है उसका वो जो है वो तयन करने जा रहे हैं इंक्वायरी। तो मेरा भी ज़ाती ख्याल ये है कि जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं उनका कोई भी कंडक्ट हो या उनकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसका फोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक बहस तलब बात है कि क्या ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो इंक्वायरी कमीशन और जो एक्ट है उसके तहत ज़ेर बहस लाया जा सकता है कि जिसमें डायरेक्टली किसी मौजूद जज साहब का जो कंडक्ट है उसके बारे में तयन किया जाए कि क्या वो मुनासिब था या नहीं था। तो ये बिल्कुल एक आर्ग्यूएबल इशू है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाह खावर साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। गुफ्तगू आपने सुनी, इसके साथ प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।